मैंने बोला कहाँ थे अपन? स्टाफिंग में ना। चलो लो बुक लो। अपने आप को प्रेजेंट कल नहीं पढ़ाया। चलिए जल्दी से अपन को बात करनी थी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में दो प्रकार के सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। रिक्रूटमेंट का मतलब अब हम सामने वाले को अपनी जॉब पे रखना चाह रहे हैं, है ना। आप किसी को जॉब पे रखना चाह रहे हो तो आप उसको बुला रहे हो। जस्ट लाइक द प्रोसेस बिफोर इंटरव्यू, है ना। हम ऐसी प्रोसेस जो इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को बुलाना चाह रहे हैं तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। दो ही तरीके हैं ना, अंदर के बाहर के। बिजनेस के अंदर कौन से लोग हैं, बिजनेस के बाहर भी कौन से लोग हैं, बाद में बतिया लेंगे। इंटरनल में पहला तरीका क्या है, देखो मेरे को कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, उसमें मेरे को किसी बंदे को रखना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, प्रमोशन कर दूं। इसमें क्या होगा, हमारे अंदर ही, बिजनेस के अंदर ही, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हो गई, एग्जांपल मान लो तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हो गई, तो क्या किया जा सकता है, किसी एक सीनियर टीचर को प्रमोट कर दो, प्रिंसिपल की पोस्ट भर जाएगी। सीनियर टीचर सब बात समझ में आई? आपने किसी एक बंदे को प्रमोट कर दिया, और इससे एडवांटेज क्या होगा, हमारी वो जगह भी भर गई और वो हमको एक नया टीचर भी मिल गया। तो ये होगा इंटरनल, हमने बाहर कहीं कोई चर्चा नहीं की, इंटरनली भर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ट्रांसफर। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में इनके कोई टीचर है, और स्कूल में कोई पोस्ट खाली है, सेम सब्जेक्ट का वो टीचर है, तो क्या किया, उसको वहां से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, है ना। इससे एडवांटेज क्या हुआ कि अपन को कहीं से नया आदमी नहीं रखना पड़ा, हमने सिर्फ एक टीचर दूसरे ब्रांच से मंगा लिया। ऐसा ज्यादातर कहाँ होता है, ऐसी जगहों पे होता है जहां पर बहुत ज्यादा ब्रांचेस हो, बैंक में जैसे होता है, तो वहां पे लोग नई पोस्ट ना निकाल के क्या करेंगे, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करके काम चला लेंगे। तीसरा तरीका क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय। एडजस्टमेंट कैसे एडजस्टमेंट, मान लो हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई, या तुम्हारे स्कूल में कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई पार्ट टाइम में कोई टीचर आता है और एक पोस्ट खाली हो गई, तो आपने क्या किया, कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया, उसको ही सीधे प्रमोट कर दिया। एक रेगुलर टीचर छोड़ के गया, तो हमने उस टीचर को रख लिया जो टेम्परेरी पढ़ाने आता, तो हमने जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हमारे पास था उसको एडजस्ट कर दिया। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो हमारे कॉलेज में बीकॉम है और एमबीए भी है, बीबीए भी है। अब बीकॉम में एक पोस्ट खाली हुई, तो पता चला एमबीए में एक पोस्ट एक्स्ट्रा है, यानी एक बंदा एक्स्ट्रा है, तो हम कहीं और से रिक्रूटमेंट करने की बजाय हम उसी एमबीए वाले को अपने यहाँ ट्रांसफर ले लें, तो एक तरीके का ट्रांसफर भी हो गया, यह एक तरीके से एडजस्टमेंट हो गया। ये बात समझ में आई? पहला क्या होगा, प्रमोशन, पहला आपने क्या किया, प्रमोट कर दिया, दूसरा आपने ट्रांसफर कर दिया, तीसरा आपने किसी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को एडजस्ट कर लिया। तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट इंटरनली। एक्सटर्नल सोर्स क्या होते हैं, रीअपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय, रीअपॉइंटमेंट। ये क्या कहलाता है, रीअपॉइंटमेंट, जो एम्प्लॉय पहले हमारे से छोड़ के जा चुका है, हम उससे दोबारा बात करें और उसको रीज्वाइन करा लें, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हुआ। भाई कई बार ऐसा हो सकता है निकाल चुके हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो किसी कारण से छोड़ के चला गया, हाँ तो हुआ है हमारे स्कूल में, हुआ है भाई हमको जरूरत पड़ी, सामने वाले को भी जरूरत है। इंग्लिश वाले सर कोई नए टीचर आए हैं, क्या नाम है?
सर के कॉलेज में समझे? कॉलेज में नहीं एक तो वो आज ना कल उस दिन राहुल सिंह को स्पोर्ट्स के हाँ वो भी टेम्पररी वही तो उसका ही तो एग्जांपल देना था बाप रे हम लोग बोर हो गए उस दिन। चलो ध्यान दो। जीरो पॉइंटिंग में ये लिखेंगे कि जो मतलब छोड़ के गया है उसको दोबारा पॉइंट करना। Reappointment means the former employee, मतलब if any employee left from the organization and after some time we need that person, so we reappoint it. दूसरा क्या है? रिकमेंडेशन। अब तुम्हारे कोई अगर कोई तुम्हारा एम्प्लॉय है पुराना, तुम्हारा कोई काम कर रहा है ऑलरेडी, तुमको एक पोस्ट खाली हुई तो उसने बोला यार सर फलाना व्यक्ति को बुला लो, रिकमेंड कर दिया, तो हम उसको रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कॉमर्स में किसी टीचर को रखना है, तो मेरे ही किसी टीचर ने बताया कि सर फलाना जगह जैसे मैं उसके रिलेटिव ना जैसे उसके पर्सनल कांटेक्ट पर्सनल कांटेक्ट से आपने उसको बुलाया। अच्छा ये किसने बताया? हाँ, तो हमने सीधे उसको बुलाया और उसको रख दिया। ये होता है रिकमेंडेशन, ठीक है ना? अरे आज इसको सीधा सीधा बोलते हो सिफारिश, है ना? किसी की सिफारिश करनी है तो उसको रख लिया। तीसरा तरीका होता है क्या? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये है सबसे ज्यादा। जिंदगी भर नहीं मांगते, 2 दिन मांगते। नहीं अब पता है जो 2.5 दिन। जो लोग रखते हैं तो वो भी बोलते हैं सिफारिश में आप ज्यादा फ्यूचर पर ना करो कुछ ज्यादा। अगला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या है? जो जॉब के पोर्टल, जो जॉब देने वाली एजेंसी होती है ना, वहां से आपने लोगों की लिस्ट मंगा ली और वहां से सेलेक्ट कर लिया। दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर है लेबर यूनियन। मैं तो पर सर बताते कि लेबर बुक नहीं दिलाती कि मेरे को समझ नहीं लगा। देखो लेबर यूनियन क्या है, इसको ध्यान से समझो। सर इधर पता मैंने देखा है लेबर यूनियन को लालता चौक वो पे। लेबर यूनियन नहीं है, क्या है वो? वो अपने सपना में लेबर यूनियन है ही नहीं। तो क्या था जो मैंने देखा? वो लेबर्स है। यूनियन का मतलब होता है इनका ग्रुप होगा, संगठन। संगठन। वो यूनियन नहीं है एक्चुअली में, वो अलग अलग इंडिविजुअल लेबर है। अपने सपना में ऐसा नहीं होता, बहुत कम है। मेट्रोज में क्या होता है, अगर आपको लेबर चाहिए ना तो आपको लेबर जैसे अपने लालता चौक में मिल जाती है तो यहाँ नहीं मिले, वहाँ नहीं मिलेगी। अगर मुंबई में आपको लेबर चाहिए तो आपको लेबर यूनियन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो यूनियन के पास सारे लेबर्स के कॉन्टेक्ट हैं और वो यूनियन आपको जितनी लेबर चाहिए उतनी लेबर भेजेगी। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये लेबर यूनियन मतलब जो हमको डी ग्रेड एम्प्लॉय चाहिए होते हैं ना, लेबर क्लास, उस केस में काम आता है कि हमको एक साथ 100 एम्प्लॉय चाहिए, तो कहाँ ढूंढते भागेंगे? तो यूनियन वाले को फोन कर दिया, उसने 100 लोग भेज दिए और उनको हमने जॉब पे रख लिया। तो होती है लेबर यूनियन। ज्यादातर ये टेम्परेरी लेबर के केस में यूज होता है। बात समझ में आई? ये अपने आप ऐसे यूज होता है सपना में, ये समझो। अगर आपको नॉर्मल लेबर चाहिए तो आप लालता चौक जाते हो। जैसे आपको घर बनाना है तो आपको 2 लेबर चाहिए, एक मिस्त्री चाहिए, तो लालता चौक से उठा ला। लालता चौक में मिलते हैं। हाँ हमको आज पता चला। मुझे नहीं पता होता, मैं आ रही थी, ठीक है मैंने ना? भीड़ लगी हुई है। ये बात समझ में आई? जस्ट इमेजिन। लेकिन अगर आपके घर में छत ढल रही है, आपके घर में छत की ढलाई हो रही है, उस केस में लेबर आपको वहां से नहीं मिलेगी। जो छत ढलाई वाला ठेकेदार होगा ना, उसके पास ऑलरेडी 200 लेबर है। आपको 50 चाहिए 50 आ जाएंगी, 20 चाहिए 20 आ जाएंगी, 100 चाहिए 100 आ जाएंगी, क्योंकि उनका अलग ग्रुप है, वो है लेबर यूनियन। क्योंकि उस ठेकेदार का काम क्या है? वही काम कराना। चलो आगे बढ़ो। मैंने देखती थी ना, तो मेरे को भी कभी कभार ऐसे ही लगता है। देखो। सिमरन के तो नहीं है ना? नहीं चल इधर ध्यान दे। चलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना कॉलेज में कैंपस आता है तो वहां से जॉब लग जाए। आपने नहीं बताया था। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम वहां से भी लोगों को हायर कर सकते हैं। हमारी कंपनी है, हम गए किसी, हमको जैसा बंदा चाहिए, मान लो हमको कंप्यूटर साइंस का बंदा चाहिए, तो हम ऐसे कॉलेज में जाएंगे या ऐसे कॉलेज में जाएंगे जहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है। तो ये क्या है? हम वहाँ पर जाकर अपॉइंटमेंट ये नहीं, ये वो भी खाएगी, आटा है। खाना नहीं तो मैं पूछ रही थी। मुझे पता क्या लग रहा था, वो कपड़ा धोने का वो है, मुझे प्राइमर लग रहा था। प्राइमर। चलो ध्यान दो। कितना चलता है फालतू। फैक्ट्री गेट, इसमें क्या होता है? फैक्ट्री गेट सिस्टम में क्या होता के है? बाहर लगा देते हैं नोटिस। एक नोटिस लगा देते हैं कि यहाँ नौकरी खाली है, जिसको पता हाँ उसी आ जाओ, है ना, यहाँ पोस्ट खाली है। वो भी छोड़ के जाता।
ये लिख देते हैं लेबर रिक्वायर्ड, हाँ तो उसको बोलते हैं फैक्ट्री गेट सिस्टम। हम कोई ऐड वगैरह नहीं करना चाहते। एंड लास्ट इज बढ़िया है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट। एक नहीं करो यार, जैसे मेरे ऊपर वो गिरा था ना तुम्हारे ऊपर, हाँ। क्या गिरा था? कितना पकड़ थे यार। क्या ये इधर बैठी थी, ये ऐसे खींच अगला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी लेबर को बुला सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं आजकल, जैसे ऑनलाइन पोर्टल है, वहां से भी आप रख सकते हो, लोगों को ढूंढ सकते हो। सर वो क्या लिखा है सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों को आजकल रिक्रूट करते हो, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी मेथड। तो कौन कौन से? पहला रीअपॉइंटमेंट कर लो पुराने लोगों का। अपॉइंटमेंट दूसरा, लिखा है, फिर अपॉइंटमेंट लिखा है, रिकमेंडेशन से आप ले सकते हो लोगों को, एम्प्लॉय एक्सचेंज से ले सकते हो, लेबर यूनियन से आप ला सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कैंपस वगैरह करके आप कर सकते हो, फैक्ट्री गेट से आप कर सकते सर हो। मजबूरी वाली इंग्लिश क्यों लिखते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। यार ये बिजनेस है, समझो। अगर अकाउंट सर वो वाला बताइए ना सर, सही है बिजनेस, इसलिए मजबूरी वाली चल रही है। चलो मेथड। सर। अब रिक्रूट करने के तरीके। सर वो एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब है, मान लो तुम्हारी कोई कंपनी है, तुमको कुछ लोग चाहिए, सर वो ढूंढने के तो लिए ही आते हैं। हाँ वो उनको जगह खाली है, उनको अपॉइंटमेंट करना है, तो वो क्या चाहते हैं कि न्यू स्किल वाला बंदा मिल जाए, जो नया बंदा है, उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। चलिए अगला पढ़ते हैं मेथड। रिक्रूट करने के तरीके। ये अपन ने क्या सोचे, ये थे सोर्सेस, कहाँ से आप कर सकते हो, नंबर जिस चीज में लिखी है वो कॉपी ले ठीक है ना। कहाँ से आप रख सकते हो, ये तो वो था। रखोगे कैसे वो अलग चीज होगी। पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आप सीधे बुलाओ और इंटरव्यू लो और सेलेक्ट कर लो, इट इज नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर लिया। वहाँ कहीं झाड़ू भेजू क्या? थोड़ी बता रही हूँ, चुपचाप पढ़। एक चूहा घूम रहा अगला रात दिवाली में सिमरन को नहीं बुलाया ना, इसलिए गंदगी है। अगला देखो, अगला ध्यान से, रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरमीडिएट मिडिल मैन। यानी कई बार कंपनियां क्या करती हैं, खुद रिक्रूटमेंट नहीं करती, वो सीधे किसी एजेंसी को ठेका दे देंगी, बोलेंगी भैया हमको 4 ऐसे लोग चाहिए। अब वो एजेंसी 4 लोग छाटेगी कहीं से भी और वो कंपनी को सीधे दे देगी। लेबर यूनियन टाइप। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब वही रोजगार कार्यालय। ये वो लोग छांट के बंदे रखे रहते हैं। आप जिस टाइप के बंदे बोलोगे, मान लो आपने बोला मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो उनके पास 100 कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो 4 तो कोई भी भेज देंगे आप। वो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बड़ी सतना में ऐसा नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। मेट्रो सिटीज में ये होता है, खाना बना के दे दे, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है लोगों को इंटरव्यू लेकर के छांटता बैठा है। और इसमें मालूम है क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो 2 तरफ से पैसे कमाता है। जिसको भेजेगा जॉब पे, उससे बोलेगा तुम्हारी सैलरी का आधा मेरे को चाहिए 1 महीने की पहली सैलरी का, और जिसको अपॉइंटमेंट दे रहा है, मतलब जिस कंपनी को वो बंदा दे रहे हैं, तो उस कंपनी से भी चार्ज करता है। तो 2 तरफ से वो पैसे अर्न करता है। नेक्स्ट आ जाओ, रिक्रूटमेंट थ्रू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट का होता है और प्राइवेट एजेंसी, ये 2 पार्ट में बढ़ गया, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब रोजगार कार्यालय। जब भी आप, जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे, तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप, वो फीस ले लेता है ना। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट का एक ऑफिस है जहाँ पर सारे बेरोजगारों की एक लिस्ट बनी है। जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, अगर उनके पास कोई वैकेंसी आएगी तो आपका नाम रिकमेंड कर देंगे। ऐसा होता नहीं, क्योंकि 22 साल से मेरा नाम वहाँ लिखा, आज तक कोई लेटर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, सर उनको पता चल गया आप कमा रहे, तो काहे भेजेंगे आप? लेकिन- 22 साल उनको पता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हो और आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो आपको आया क्यों नहीं? भाई मैं देखो, 2 पॉइंट है। मैं गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरूं
या तो गवर्नमेंट जॉब दूं, ये पता एग्जाम दूं, क्वालिफाई कर जाऊं। तो जब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा तो मेरा जो डेटा है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगा कि इसका नाम है या नहीं लिस्ट में। अगर नहीं हुआ तो मेरी वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट जो जॉब है वो कैंसिल हो जाएगी। सही। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या, मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करा दूं, फिर जॉब का फॉर्म भरूं, सेलेक्ट हो जाऊंगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलनी है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या कर सकता है उस फॉर्म का, अगर उसके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मेरा नाम रिकमेंड कर सकता। अब वो लेटर क्यों नहीं आया या क्यों रिकमेंडेशन नहीं आया, ऑलरेडी उनके पास हजारों नहीं लाखों की तादाद में बायोडाटा पड़े हुए। आपको कब आएगा कॉल? भगवान जाने, हो सकता है अगले 2-3 जन्म में आ ही जाए। करना पड़ता है। कल उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद। चलो नेक्स्ट कहाँ आते पे हैं, होता है? ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन था ऑनलाइन हो गया। चलो रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉय यूनियन, यूनियन के थ्रू आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करा लो या वेब पब्लिसिंग, आजकल ये ऑनलाइन वाला जुड़ गया इसमें। तो ये मेथड, अब ध्यान देना इस पूरी प्रोसेस से क्या हुआ, केवल आदमी छट के अलग हुआ अभी कि भैया इसको रखा जा सकता है। अब होगी सिलेक्शन प्रोसेस कि भैया हमको तुमने 4 आदमी जो भेजे इनमें मेरे को रखना है कि नहीं रखना। मैंने एक पोस्ट मान लो दी किसको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, तो उसने मेरे पास 4 नाम भेज दिए। अब उन 4 नामों में मैं किसी का सिलेक्शन करूंगा। या रिकमेंडेशन की बात आई, किसी ने रिकमेंड तो कर दिया, पर ऐसा थोड़ी कि रिकमेंड कर दिया तो नौकरी मिला गई। रिकमेंड किया है, अब वो सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा। अगर वो मेरे लायक काम का हुआ तो मैं उसे रखूंगा, अदरवाइज बाहर कर दूंगा। ऐसे कैंपस में होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होगा, रिक्रूटमेंट हुआ, वहां कंपनी आई, कंपनी के सामने 200 लोग आए, कंपनी को 20 आदमी चाहिए, तो कंपनी के लिए आसानी क्या होगी कि उसको 200 व्यक्ति एक क्वालिफिकेशन के एक जगह मिल गए ना, होता है कैंपस में। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप, अगले स्टेप जाएगा वो है सिलेक्शन प्रोसेस, कि हम उनमें 200 में से 20 कैसे निकालें, या उन 4 में से एक आदमी अपने काम का कैसे निकालें। जैसे तुम्हारे स्कूल में मान लो इंग्लिश टीचर की वैकेंसी आई, तो इंग्लिश टीचर की वैकेंसी हो सकता है कोई टीचर किसी को रिकमेंड कर दे, तो वो रिकमेंड किया है, वो आएगा जब टीचर इंटरव्यू देगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा, अगर क्वालिफाइड होगा या वो सही लगा तो रखेंगे, नहीं तो मना कर देंगे। रिकमेंडेशन का मतलब थोड़ी कि उसको रखना ही है। बात समझ में आई? जैसे मान लो इंग्लिश टीचर चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो हम ऐसे कॉलेज में चले गए जहाँ एमए इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो एमए इंग्लिश के टीचर वहां पे सारे कौन से लोग हमको मिल गए, एमए इंग्लिश वाले, एक जगह पे 20 आदमी मिल गया। हम फिर सिलेक्शन प्रोसेस में लाएंगे, 20 में से कोई आदमी सेलेक्ट कर लेंगे। परमानेंट क्यों हो जाएगा? बेटा एक चीज बता दें आपको, चाहे अब गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, नो जॉब इज परमानेंट। लिख के रखो। एक टाइम के बाद तो हट जाती है ना, तो फिर क्या बोला जाता है? परमानेंट का मतलब क्या है कि आप 60 साल की उम्र तक उस जॉब पे टिके रहोगे, इट इज नोन एज परमानेंट जॉब। पर ना ये सरकारी में फिक्स है और ना ये गवर्नमेंट में फिक्स है, वो नहीं, और ना प्राइवेट में, दोनों जगह सेम। तो फिर कैसे भगा देते हैं? भाई भगाने का मतलब क्या है, देखो अगर सिंपल है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो प्राइवेट में भी आप परमानेंट हो। भाई मैं विट्स में हूँ, ठीक है ना, तो मैं बोलूँ मैं टेम्परेरी हूँ, तो फिर 14 साल से कैसे हूँ? परमानेंट कहलाया ना। तो परमानेंट क्या कहलाता है, जब आप अपना काम ईमानदारी से करते रहोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को कुत्ता थोड़ी काटेगी, भगा देंगे। मतलब सर आप पागल कुत्ता। सब वीडियो चल रही है, वीडियो देख रहे हो, बात समझ रहे हो? और ऐसे गवर्नमेंट में हो, अगर आप लापरवाही करोगे या अगर आप अपने काम को सही तरीके से नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल आपकी जॉब चली जाएगी। अरे सर ट्रांसफर बस करते हैं गवर्नमेंट में, नहीं भगाते। हाँ सर नहीं भगाते। आपको लग रहा है बेटा, अगर आप डेटा उठाओगे ना तो हर साल हजारों ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। आपके आसपास नहीं हुआ ना, इसलिए आपको लग रहा है। मेरे आसपास भी नहीं हुआ। तुम किस गुरु नानक में हो ना? हाँ सर। गुरु नानक में एक शशि करके है मैडम, हाँ बहुत बेकार है। ठीक है ना, बेकार अच्छा करो साइड में। उनके पापा के साथ यही केस हुआ, वो तो है अभी भी स्कूल में है। हाँ। एक्चुअल वो कहाँ थे, बैंक में। अच्छा समझ गए? अब ये पूरी क्लास में फैलाएगी। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों बोलूँगा? उससे क्या मतलब? वो कोई इशू नहीं है ना। देखो अभी टर्मिनेशन, आपको कैसे पता?
हमारे जान पहचान के थे ना। सर जानते हैं ना शशि मैम। तो अब इम्पोर्टेंट फैक्टर मालूम है क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? आप सही काम कर रहे हो इसलिए जा रहे हो, या गलत काम में आपको फंसा दिया गया इसलिए जा रहे हो, नोबडी नोस। बट वो क्या, अगर परमानेंट जॉब है तो क्यों हटा दिया? चलो तो अगर परमानेंट है तो कैसे हटा दिया? काम सही से नहीं किया वो। कोई ना कोई रीजन होगा, वो रीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता सर अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है? पढ़ने दो यार, अभी नहीं तुम बात चुप करो, रहो। छुट्टी सर मेरे पापा रेलवे में, ठीक? तो क्या बोलते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो बोलते हैं बहुत से लोग आते ही, मतलब कुछ एक ही दो ऐसे होंगे जो आते ही, उनको तो आज तक नहीं निकाले। है। यही तो बात है ना कि हु इज टेकिंग द एक्शन। मेरे पापा भी यही बोलते हैं, वो तो हफ्ते में 4 दिन 2 दिन जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे बस। देखो इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखो ना, कोई कहावत होती है, पकड़ गए तो चोर नहीं तो साहूकार। ऐसा है कि आप जाके बोल ना दीजिएगा कि ये लोग कहीं नहीं आते, इनको कहीं भगाते नहीं हैं। इम्पोर्टेंट मैं क्यों पापा वहीं के बोलूं? चले जाए। मैं ही क्यों बोलूं? इम्पोर्टेंट मालूम क्या है? पकड़ गए तो चोर नहीं तो राजा है। मंत्री भी हो सकते पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ टर्मिनेशन नहीं है। सर, लेकिन पता है मेरे पापा एक दिन जाएंगे 4 दिन का काम करके आएंगे, इसलिए वो बैठे रहते हैं। वो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो गवर्नमेंट जॉब में पीएचई। वो बात नहीं कर रहे कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये कंफर्म मान के चलो कि अब तो तुम्हारे पापा की जॉब पुरानी है, 2005 के पहले की, हाँ, वो हमारे पापा की पुरानी है। 2005 के पहले की कहानी अलग थी। 2005 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, दे ऑल आर ऑन रिस्क। आप ये नहीं कह सकते कि वो रेगुलर है, कब तलवार लटक जाए कोई भरोसा नहीं। मैं 2005 में पैदा हुई थी, मेरे पैदा होने के बाद ये सब हो रहा है क्या? हमारी किस्मत ही खराब, तुम कहती हो ना मेरी किस्मत खराब, ये मेरी किस्मत खराब, सभी की किस्मत खराब है। चलो सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन पे नहीं जा रहे हैं अपन, सिलेक्शन प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला लड़ाई हो रही है नीचे। सर ये नहीं कर रहे। क्या हो गया जानची, क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल हाँ चल हो ये गया। तुम चिल्लाई ना, तुम्हारी आवाज आई। कहाँ? अरे नहीं, अरे, वो अरे, उन लोग हर्ष और नाते की बात बता रहा था ना, वो आज तक कोचिंग चले गए। कुत्ता पीछे पड़ गया था, बता रहा था। चलो मुद्दे पे आओ। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, किसी को सेलेक्ट कैसे करेंगे? पहला क्या आएगा? रिसीविंग। पड़ेगा नहीं पीछे। सबसे पहले आप उससे एप्लीकेशन लेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ध्यान रखना, है क्या? चाहे कोई भी प्रोसेस हो, अगर वो रिकमेंडेशन है या रीअपॉइंटमेंट है, फिर भी आप उससे क्या लेंगे? एप्लीकेशन। कि भैया अप्लाई करो, बायोडेटा कि अप्लाई करो। हाँ सेकंड प्रोसेस क्या होगा? स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या है? सर, उस एप्लीकेशन में छांटना क्यों? हाँ जी, छांटना। जैसे कैंपस में गए, 200 लोग आए, तो 200 लोग में आप क्या करोगे? बायोडाटा इकट्ठे करोगे। उन बायोडाटा में आप ये छांटोगे कि आपको फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के सिलेक्शन करने हैं, समझना, आपको कंप्यूटर के काम के लिए बंदा चाहिए। अब आपको वो बंदा चाहिए जिसको जावा आता है। जावा एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको आता है, मान लो। अब आपके सामने 200 ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं। तो अब आप 200 लोगों ने अप्लाई किया, तो आप उसमें से छांटोगे भाई जावा पे किसने काम किया, तो आपको पता चला 200 में से 150 लोगों ने उस पर काम किया है, तो 50 तो बायोडाटा घट गया ना, आपका लोड कम हो गया। सबसे पहले एप्लीकेशन आई 200, इसमें छांटने के बाद बचे 150। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या गए? प्राइमरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी कर लो। वो है ही। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब देखो, अब यहां से प्रोसेस चेंज होगा। कैसे? एज पर द डेटा। इसकी जगह मान लो अगर आपके पास 20 ही बायोडाटा आए, तब छांटने के बाद 10 बचे, तो उस केस में क्या होगा? अभी इस केस में मालूम क्या हो जाएगा? रिटर्न ले लोगे आप, क्योंकि आपको छांटना है। 150 लोगों का इंटरव्यू लेना है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आप क्या करोगे? रिटर्न ले लोगे। रिटर्न लोगे तो 100 आदमी भगा दोगे फेल कर, छट के बचेंगे 50, तब इंटरव्यू लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ हुआ, अगर आप 20 ही लोग हैं और 10 लोग छट गए, तो 10 का आप डायरेक्ट वहां रिटर्न नहीं लोगे, फिर आप वहां सीधा इंटरव्यू में चले जाओ। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे गवर्नमेंट में हमेशा रिटर्न एग्जाम क्यों होता है?
बहुत लोग भरते हैं। अब 6000 वैकेंसी निकली, पता चला 6 लाख लोग भर रहे हैं, तो 6 लाख लोगों का इंटरव्यू लेने से अच्छा है कि हम छांट के कर दे, 10,000 बचाएं और 10,000 का इंटरव्यू करके 6,000 फाइनल कर ले, तो वहां पे प्रोसेस अलग हो जाएगा। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब क्या है कि हम प्राइमरी स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को छांट देते हैं। थर्ड क्या है, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट यहाँ रख दिया उन्होंने। अब कंपनियां क्या करती है समझना, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू मालूम क्या करती है, वो ऑनलाइन कर दिया उन्होंने। आजकल क्या होता है, हर कंपनी का अपना ऐप है। कंपनी क्या करती है, बोलती है अपना एक वीडियो रिज्यूम है ना, वीडियो सीवी आप क्या करो, अपलोड करो। अब वीडियो सीवी से क्या होता है, प्राइमरी इंटरव्यू हो जाता है कि सामने वाले का प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, क्या करने को बोलते अपने बारे में 5 मिनट बताओ। आपका जो सीवी है या रिज्यूमे है, उस रिज्यूमे में से जो उसमें लिखा है आपने, उसको आप खड़े होइए, उसमें साहब बोलते हैं फुल बॉडी आना चाहिए। उसका रीजन क्या है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को मेजर कर लेंगे, आपके प्रेजेंटेशन करने के तरीकों को मेजर कर लेंगे, उससे वो बहुत सारे लोगों को छान लेंगे, अपने बचे हुए लोगों का टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद रखा उन्होंने फाइनल इंटरव्यू। 5वें स्टेज पे क्या कर दिया उन्होंने, फाइनल इंटरव्यू किया। इसके बाद फिर अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद ज्यादातर पोस्टों में अपॉइंटमेंट हो जाता है फाइनल इंटरव्यू के बाद। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस हुए हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पे आगे की प्रोसेस चलेगी। जैसे लिखा है मेडिकल एग्जाम, जैसे हर गवर्नमेंट एग्जाम के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट जॉब में हो ये जरूरी नहीं। फिर है रेफरेंस चेक, उनका वो चेक करते ना, पुलिस वेरिफिकेशन जिसको बोलते हो। उनका एटमॉस्फेयर कैसा है। रेफरेंस चेक का मतलब भाई सामने वाले का सिलेक्शन तो हो गया, वो है अब हम उसको अपॉइंटमेंट देने से पहले ये चेक करें कहीं ये सजा याफ्ता तो नहीं है, चोर तो नहीं है, किसी प्रकार का क्रिमिनल तो नहीं है, हो सकता है टेररिस्ट हो, कुछ भी। तुम्हारे वर्ड कहाँ से आते हैं? इंफॉर्मेशन रेफरेंस लेने आया मुझे करने के लिए। उसका जो तुम लोग याद करो, तुमको जब से 12th पास करोगे ना, तो तुमको तुम्हारे स्कूल से तो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है? सर मेरे में क्या लिखा होगा, जानते ही नहीं है कौन है ये। हमने जानते बस हम नहीं दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, रेफरेंस चेक होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक। बधाई हो और फिर आपका आ जाएगा फिर इंडक्शन। जानते ही नहीं स्कूल में क्या करेक्टर होगा। इंडक्शन का मतलब या ओरिएंटेशन का मतलब, जब आपका अपॉइंटमेंट हो गया, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लो, अभी जितने लोग जीत के गए पार्लियामेंट, भोपाल में सबको बुला लिया गया। अब वहाँ क्या हो रहा होगा, इंडक्शन। अपॉइंटमेंट कहाँ से मिल गया, जब सेलेक्ट हुए तो कलेक्टर ने उनको एक लेटर दे दिया कि यू आर सिलेक्टेड एज अ, आपको जो पार्लियामेंट मेंबर का सिलेक्शन का लेटर उनको मिल गया, जो लोग अभी जीते वो सारे के सारे लेटर लेके कहाँ गए, भोपाल। वहाँ उनका क्या होगा, इंडक्शन प्रोग्राम होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी सिलेक्ट हुए होंगे जो फर्स्ट टाइम जीते। तो विधानसभा कैसे काम करती है वो उनको इंडक्शन में बताया जाएगा। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि इस इंस्टीट्यूशन का कल्चर क्या है। उसके साथ सेक्रेटरी, हर किसी को सेक्रेटरी नहीं मिलता, एक तो चपरासी की नौकरी में सिलेक्शन हो तो सेक्रेटरी ना मिलता। नहीं सर आप पार्लियामेंट की बात कर रहे तो पार्लियामेंट में तो काम की कौन करेगा, सेक्रेटरी थोड़ी करेगा। पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठेगा, जो जीता है, तो उसको वहाँ की प्रोसेस पता होनी चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस होता है आस्किंग द क्वेश्चन। अगर मेरे को अपने विधानसभा का कोई क्वेश्चन वहाँ रेज करना है तो ये नहीं होता कि मैं हाथ खड़ा करूंगा बोलूं सर मैं सवाल पूछ सकता हूँ क्या, दिस इज नॉट अ राइट प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि आपको एक दिन पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा उनका, उसको भर करके सबमिट करना पड़ेगा। फिर वहां से मेल आएगा कंफर्मेशन का कि हाँ आप पूछ सकते हो, आपका टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे का होगा। क्योंकि पूरे दिन में आप अकेले नहीं हो, 230 लोग वहां सेलेक्ट होके गए, सबके अपने अपने काम है, सबको अपने क्वेश्चन पूछने हैं। तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है और वो सिस्टम का इंफॉर्मेशन किसको मिलेगा, जो वहां सेलेक्ट होके गया। कब मिलेगा, इंडक्शन। जो सेक्रेटरी दिया जाता है ना वो इसीलिए दिया जाता है
कि अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो सेक्रेटरी उसको प्रोसेस बताता है। क्योंकि जो सेक्रेटरी है वो तो पिछले 30 साल से वही है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है ना। जब राशि लेकिन सिलेक्शन होने के बाद इंडक्शन किसका होगा? सेक्रेटरी का, उसका ना। उसको बताया जाएगा कि भाई फलाना व्यक्ति तुम्हारा सेक्रेटरी है, जो करना है इससे पूछताछ के करना। ठीक। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे अभी नई पार्लियामेंट हुई आपका दिल्ली में, नई पार्लियामेंट बनी, तो नई पार्लियामेंट पूरी तरह से डिजिटल है, समझना बात को। तो वहां पर जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनका 10 या 12 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ होगा, 10-15 दिन का। किस बात को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम? अभी तक जो प्रोसेस वो ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन कर रहे थे, कागज में कर रहे थे, अब वो सारी प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है? उन्हीं के टेबल में बैठे बैठे ऑनलाइन। तो वो उनको उस चीज की ट्रेनिंग दी गई होगी ना, भाई अब आपको अगर एप्लीकेशन देनी है तो ऐसे देनी है, नोटिस देना है तो ऐसे देना है, कोई आपको अपना विरोध दर्ज करना है तो ऐसे करना है, डिजिटल फॉर्म में, ना कि फिजिकल। डन। तो दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का डिफरेंस अपन कल बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय को ट्रेन करना। अरे उसको जॉब के अकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बोलेंगे। उसका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करना। अरे मान लो कोई आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्यादा काम किसमें हो रहा है? कंप्यूटर में। तो हर बंदे को जावा थोड़ी सिखाएंगे, या हर बंदे को ऑरेकल नहीं सिखाएंगे ना, हर बंदे को हम पाइथन सिखाएंगे। जैसे एक होती है लैंग्वेज सी प्लस प्लस, सी शार्प। अब हर बंदे को नहीं सिखाएंगे ना, अब हमको किस बंदे को से क्या काम लेना है उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे अब हमारा मान लो अभी एनईपी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉलेज में, तो एनईपी में बहुत सारे सब्जेक्ट चेंज हो गए। तो अगर कोई नया सब्जेक्ट आया जो कि उस टीचर ने पढ़ाई नहीं, जो पॉइंट हुआ है, क्यों? नई लैंग्वेज आई ना। लैंग्वेज का मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे पाइथन है, पाइथन एक नई लैंग्वेज। अब जो वो टीचर पढ़ा रहा है पिछले 10 साल से, उसने वो पढ़ाई नहीं, क्योंकि जब उसने पढ़ के पास हुआ उस समय वो थी ही नहीं, चीज थी ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, कॉलेज क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में, आजकल डिजिटल का एरा चल रहा है, उसको कुछ पैसे दे देगा और बोलेगा भाई आप जो कोर्स जहां से भी मिल रहा हो आप उस कोर्स को खरीद लो और इसकी ट्रेनिंग आप ले लो, ताकि वो कोर्स आप क्लास में पढ़ा सको। जैसे एग्जांपल अपना हम दे देते हैं, आज से 7-8 साल पहले जो कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, रेशियो, ये 3 जो चैप्टर है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो। फंड फ्लो तो हट गया, ये 3 चैप्टर सिलेबस में नहीं थे। आज से 5 से 6 साल पहले सिलेबस में ऐड हुए, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, जो हम लोग थे हम लोग इसको पढ़ के निकले थे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लेकिन कभी पढ़ाया नहीं था, पहली बार। लेकिन जो हमसे भी पुराने टीचर्स थे, जिन टीचर्स ने हमको पढ़ाया, उनने पढ़ाई नहीं था। तो उस केस में क्या, वो 2 टीचर्स को तो मैंने पढ़ाया था जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनको मैंने वो 3 चैप्टर जाके पढ़ाया। आपने किससे पढ़ा था? क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा। भाई मैंने पढ़ा था कॉलेज में, जो टीचर मुझे स्कूल में पढ़ाते थे उन टीचर्स ने इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि उनके जमाने में था ही नहीं। मेरे जमाने में जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में ऐड हो चुका था, उनके जमाने में कॉलेज में भी नहीं था, तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं था इस टॉपिक। तो ये कब होता है, जब सिलेबस चेंज होगा, कुछ नया ऐड हो जाए अब, और वो कैसा हो जो कि कॉलेज में अभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा हम लोग के ले लीजिए, हम लोग पहले उनके में ऐड हो रहा, हम लोग को नहीं बनेगी वो चीज। भाई अभी 12th का सिलेबस बदल जाए और आप निकल जाओ, तो 12th में कुछ ऐसा ऐड हो जाए जो आपने पढ़ा ही नहीं, और कॉलेज में भी वो नहीं पढ़ा, और आपको पढ़ाना हो तो यू नीड टू लर्न। तो ये अपडेशन और अपग्रेडेशन का प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, इससे आप नहीं बच सकते, ठीक है ना। तो उसमें आता है इंपॉर्टेंट रोल ट्रेनिंग का।
अब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से बन जाएगा। जैसे मैं ओरली पढ़ देता हूँ। प्रॉपर यूज ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, ट्रेनिंग क्यों करानी जरूरी है? हमारे जो मशीन है सामने वालों को चलाते नहीं आती तो सिखाना तो पड़ेगा, तो निपटा देगा। जॉब ट्रेनिंग, उसको जो काम हमको जिससे लेना है उसकी उसको ट्रेनिंग देनी होगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करना है या डेवलप करना है तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। रिड्यूस सुपरविजन, आप कब तक लोगों को ताके बैठे रहोगे? तो इससे बेटर है कि आप उनको ट्रेन कर दो ताकि वो इफेक्टिवली काम कर पाए। इसका मैं बहुत मतलब जो मेरे को बताया हमारे स्टूडेंट है उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में हर चीज का टाइम फिक्स है। कैसे टाइम फिक्स है? फॉर एग्जांपल अगर आपको होता है डीडी, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना? तो प्राइवेट बैंक ने इसको बनाने का टाइम तक फिक्स कर रखा है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन आई डीडी बनाने की तो ये डीडी आपका 12 मिनट से 15 मिनट में बन जाना चाहिए। अब आपको दिन भर के लिए मान लो आपको मिलेगी आपको 50 डीडी बनाने, ठीक है? तो कंप्यूटर में ऑलरेडी सेट है कि 50 डीडी बनाने में वो कितना टाइम लगेगा। तो उन एम्प्लॉयज को ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि वो 10 से 12 मिनट में, 12 से 15 मिनट वो डीडी बना के प्रिंट करके साइन करा के ओके कर देते। इस लेवल तक की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि काम इफेक्टिवली हो। जैसे आप कभी भी प्राइवेट बैंक में जाना, अगर आप उनसे स्टेपलर मांगोगे ना, वो आपको स्टेपलर ड्रॉ से निकाल के देंगे, है ना? और वापस जैसे ही आपने स्टेपलर लगाया उठा के वापस ड्रॉ से अंदर। उसका रीजन क्या है? उनका पेन कभी टेबल पे नहीं मिलेगा, वो बंधा है रस्सी से। हाँ सही है। सर किराने की दुकान में भी होता है। क्यों? स्कूल में भी होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? हमको जब काम करना है तो हम बच्चा पेन ढूंढ रहे, कौन उठा लेगी? तो हमारा टाइम तो बर्बाद हो रहा है ना। जैसे मेरी आदत क्या है, अगर कभी आप मेरे कॉलेज में आओगे, मेरे टेबल पे देखोगे तो मेरे टेबल में कम से कम 6-7 पेन मिलेंगे। सर मैं आऊंगी, लेकिन किसी भी पेन में ढक्कन न मिलेगा, क्योंकि मैं ढक्कन निकाल के डस्टबिन में डाल देता हूँ। मेरा ढक्कन तो गुम जाता है। काहे? अगले जॉब पेन मेरा 5 रुपए का पेन तुम्हारे 500 की शर्ट निपट जाएगी। तो सर आप 3 रुपए वाली पेन यूज करते हैं। सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि जहाँ आपने पेन रखा चाहे उल्टा रखो चाहे सीधा, सर तो लिखो। बैग में डालेंगे तो ऐसे रखा रहेगा। दिमाग ना रहे आप। उसका तरीका है। पक्का छोड़े। सेकंड, बेटर सेफ्टी। सर ने जो अभी कोचिंग की पॉलिसी निकाली है 2000 उससे समझ में आ गया है। बेटर सेफ्टी, ट्रेनिंग होगी तो एम्प्लॉय सेफली काम तो आपके एग्जाम में एडवांस लेंगे तो आपके लिए सेफ्टी होगी। सर ने आपको 1 साल में बदला हुआ देखा। अगर आपने ट्रेंड कर दिया तो चीजें सस्ती होंगी। फिर प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ, जो एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाएगा उसका प्रमोशन करना आसान हो जाएगा, उसको ट्रेनिंग देना आसान हो जाएगा। क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी ट्रेनिंग से। फिर मोरल हाई होगा कि यार मेरे को ये नई चीज सिखाई गई, मैं नया जान गया। एंड नेक्स्ट इज मोर अडैप्टेबिलिटी। ठीक, ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? सर का एक टॉपिक छूटा हुआ है बिजनेस में, लीडरशिप पे बुक दे देते उससे रिलेटेड नहीं है, उसमें देखो ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो बुक में होगा नहीं। जो तुमने कभी जीवन में सुनी नहीं है लीडरशिप अभी। अब जितनी मोटी बुक है किस टॉपिक पे बताया था? एक पॉजिटिव सोच में वो सर हम खुद ही सिर्फ एक ही टॉपिक पे है, वो है सेल्फ। सोशल सोचो। क्या है? क्या सर? सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक। सर खुद से बात करें, वो मतलब नहीं है इसका। क्या बात करते हो? उसके पीछे क्या दिमाग में चल रहा होता है, कैसे शब्दों में यूज करना चाहिए, पता नहीं क्या समझाया, दिमाग का भेजा खराब हो जाए। सर आप यही चीज सब वीडियो में भी करते हैं, पढ़ के दूसरों में खाते हैं। तो आदमी बोलता कहाँ से, जहाँ सीखता है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? हाँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, नेटवर्क ऑफ चैंपियंस, है ना? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब करते करते उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या मेथड है? ऑन द जॉब में पहला लिखा है जॉब रोटेशन कर दो, जो मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, बैंक में होता है।
है ना, घूमते रहो करते रहो। घूमते रहो करते रहो। यानी आप पता चले एक हफ्ते आप कैश गिनोगे तो दूसरे हफ्ते आप डीडी बनाओगे तो तीसरे हफ्ते आप टोकन दे रहे होगे तो चौथे हफ्ते आप कुछ और कर रहे हो। सर मैं करती हूँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है ना, तो ये दैट इज नोन एज ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो उसमें क्या होता है, रोटेशन। पहला तरीका क्या है, रोटेशन कर दो। लेकिन अब ये ज्यादातर ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे एम्प्लॉय वो काम कर सके, स्कूल में नहीं हो सकता कि हिंदी वाला इंग्लिश पढ़ा ले, इंग्लिश वाला संस्कृत पढ़ा ले, संस्कृत वाला कुछ और पढ़ा ले, तो पता हिंदी वाले को चला इंग्लिश पढ़ाना सब चाहिए सब निपुर जाएंगे। सर टीचर का तो नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा तो पक्का गया। बच्चा तो नहीं पढ़ी जाएगा। टीचर जो भी तो करे नहीं पढ़ आएगा कौशल सर अकाउंट पढ़ाते हैं, बिजनेस वो अकाउंट भी ना पढ़ा पाएंगे। जैसे सर स्पोर्ट्स टीचर बोलते हैं ना इंग्लिश, वैसे ही इंग्लिश बोलते हैं। यार अकाउंट पढ़ा लेते तो बिजनेस ही को कहीं नहीं पढ़ा पाते हैं। अकाउंट का कुछ भी पूछ लो, कुछ भी बता सर का एग्जांपल ले लो। बिजनेस को तो पढ़ा लेना चाहिए ना, ये भी अकाउंट पढ़ाते हैं। सर प्रोफेसर है, वो स्कूल के टीचर है सर। चल मुद्दे पे आ जाए वापस। अरे तो अकाउंट आती है ना, बिजनेस क्या नहीं आती? उनको नहीं आती। सब कर पाएंगे। तो सर खत्म कर दिया। पहला फिर है अपेंडिक्स ट्रेनिंग। ये क्या होती है समझो, अपेंडिक्स नहीं है। सर अकाउंट में डिबेट का मतलब क्या है? अप्रेंटिसशिप, डिबेट। अप्रेंटिसशिप एक मेथड है जिसमें ज्यादातर फैक्ट्रियां यूज करती हैं। इसमें सर फैक्ट्रीज, अकाउंट में रिबेट का मतलब क्या है? रिबेट का मतलब होता है एक तरीके का डिस्काउंट, लेकिन वो मैं डिस्काउंट सही बोल रही थी। वो डिस्काउंट कब दिया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। जब कोई बिफोर पेमेंट करे, झगड़ा करते जब कोई समझना, जब पेमेंट आपको बिफोर मिल रही होगी समय से पहले, उस समय आप जो छूट देते हो उसको डिस्काउंट नहीं बोलते, उसको रिबेट बोलते हैं। जैसे मान लो तुमको मुझे 5,000 देने हैं या मैं तुमको 5,000 दूंगा, चलो ठीक है ना, मैं उसको 5,000 देने वाला था 3 महीने बाद, ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 1 महीने बाद ही वो मांग भी कि ये 5,000 जो है मैं अभी तुमको दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को छूट चाहिए, छूट दे दो। तो इसने 500 छोड़ दिए। सर ये बताइए वो क्यों करेगा, वो बोलेगा मेरे को पूरा चाहिए पहले लेट दो। तो लेट लो, मैं उस 5,000, ये 5,000 की बात है, ठीक है ना। अब आ जाओ बड़े लेवल पे, 5 करोड़ रुपए देना मेरे को। 500 रुपए दीजिए खा लो। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ 5 लाख छोड़ो, अभी पैसा ले लो। रोज सही है, तो क्यों वो क्यों ऐसा ले लेगी अब, क्योंकि कुछ तो मिलेगा। मोटा रकम फंसी है ना, उस रकम को बिजनेस में और कई बार रोटेट करके पैसे कमा सकते हैं। दीजिए ना। कैंसर, सर के पास कैश अभी तक जो भी मैंने कहा लास्ट में वो कृपया करके रिकॉर्ड में न रखें। अब आ जाओ अपेंडिक्स क्या होती है, ध्यान से समझना। ज्यादातर ये प्लांट्स में या फैक्ट्री में यूज होता है। हम क्या करते हैं, स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन से लोगों को अपने यहाँ हायर कर लेते हैं एज अ ट्रेनिंग, समझना, एज अ ट्रेनिंग उनसे वो काम करवाते हैं जिसकी उनकी पढ़ाई चल रही है। इस फील्ड की, इस टाइप की ट्रेनिंग को अपेंडिक्स बोलते हैं। हाँ सर होता है। या मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कुछ ऐसा काम है जो मेरे को लोगों को करवाना है, तो मैंने उनको जॉब पे रखा लेकिन फुल सैलरी पे नहीं, सर इंजीनियर्स की होती है। अभी मैंने अपेंडिक्स पे रखा, यानी आपको मैं नौकरी दे दिया हूँ लेकिन 6 महीने आप पहले काम पे रहोगे, सीखोगे, आपको हाफ सैलरी मिलेगी। सर वो ट्रेनिंग की भी सैलरी लेते हैं। हाँ, तो सर इंजीनियर में तो होती है, जो इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, ट्रेनिंग में तो भी वो अलग चीज होगी ना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं अलग बात है। जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग उनको करने के सर, जब 4th ईयर आता है, सुनिए, जो स्टूडेंट्स हैं उस फील्ड पे है, इंजीनियरिंग की फील्ड पे है, जस्ट लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ। वो प्लांट में जाते हैं, वो कर भी रहे तो उसको उनको पैसे मिलते हैं। हाँ, सही सर। मिलता है, कितना मिलता है? अब वो देखो कंपनी पे डिपेंड करता है ना, कितना मिलता है आप कैसे बोल सकते हो। सर ऑडिटिंग करते करते भी तो उसमें मिलता है। उसको मिलता है। auditing में तो जो आप मिलता है। सीए कर रहे होते हो, ऑडिटिंग कर रहे होते हो, तो वो भी आप अपेंडिक्स की ट्रेनिंग में हो। यस सर। सर मेरा तो प्लान है आगे का। ठीक है ना, चलिए 12 वो वहाँ पे जो पैसे मिलते हैं ना, वो केवल किस पर्पज से होते हैं, ध्यान रखना, रोटी। उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपका पेट भरा रहे, यानी आपको सैलरी किस चीज की मिल रही है, आप मरो नहीं जिंदा रहो। वो सैलरी इसलिए नहीं मिल रही कि आपको कुछ अच्छी मेरे को दुख लगता है बस। नहीं, तो फैक्ट है ना, उसका रीजन ये है ना कि आपको हम सिखा रहे हैं। सर लेकिन ऑडिटिंग में वो काम के साथ ही देता है। भाई आप सीख रहे हो ना ऑडिटिंग, आपको ऑडिटिंग आती है क्या? नहीं, आपको हम ट्रेन कर रहे हैं, और अब हमारा काम भी करना है। आपको तो पैसे देते तो हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्या फायदा मिल रहा है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है लाइव। अभी वो जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे डेप्रिसिएशन यहाँ लगवा रहा हूँ,
तो तुमने डेप्रिसिएशन यहाँ लगाना थ्योरी सीखा है। वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट। वो रियलिटी में कब आएगा जब हाँ किसी कंपनी का आप रियल में 50 तो एसेट्स है, उसके डेप्रिसिएशन को निकाल के उसकी एंट्री कर रहे हो, क्योंकि वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती करोगे माफी नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात? तो वहां आपको जेन्युइन ट्रेडिंग मिलेगी। चलिए मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट अप्रेंटिसशिप हो गया। कोचिंग ये क्या है? 2 मिनट रुको, ऑन द जॉब खत्म। आपको कोई कोचिंग दिलवा दी जाए पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को दिलवाई गई थी तंबेदिक की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की ट्रेनिंग, कोचिंग का तो नहीं था, ठीक है ना? तो हमको प्रॉपर नहीं आ रहा है। कोचिंग का मतलब ये जो कोचिंग चल रही है ये नहीं, आपके फील्ड से रिलेटेड आपके ही इंस्टीट्यूट में ऑन द जॉब काम करते करते आपको ट्रेन कर दिया गया किसी पर्टिकुलर चीज में। जैसे हम लोग को मैंने क्या बताया कि टॉप के जो 30 लोग थे इंस्टीट्यूट के, उन लोगों के लिए क्या प्रोवाइड किया गया कि आप 90 डेज की ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हो। हम लोग को तो मैम बताई थी कि आपने लिया हो तो आपको बताया कि आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो, इस कोचिंग में बताते हैं। इसमें लिखा भी यही चीज है, देख पढ़िए आप, वो आपको चीजों के बारे में बताता है। इसने एक एस्पेक्ट को पकड़ा है ना कि बल्कि सीनियर्स के थ्रू आपको ट्रेनिंग मिलेगी ऑन द, ये भी सही है। हाँ, कि आपको जो आपका सुपीरियर है वो आपको उसी के बारे में बताएगा। वो भी एक पैटर्न ऑफ कोचिंग है। दूसरा पैटर्न ऑफ कोचिंग ये है कि आपको हम जॉब में रहते रहते हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। वो किसी भी पर्टिकुलर चीज की हो सकती है। ये केवल इसने क्या बोल दिया कि आप गोल कैसे सेट करोगे या अपने काम को कैसे सिस्टमैटिक प्लान करोगे, इस फील्ड को उसने ले लिया। तो ये अगर याद है तो इसी को रखो। लेकिन आप कोचिंग में कोई भी चीज कोई भी स्किल आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मान लो गूगल फॉर्म बनाते नहीं आता, पर बीसीए वालों को आता है कंप्यूटर में मान लो, तो मैं क्या करूं, बीसीए वालों से बोलूं कि हम लोगों को 5 दिन की कोचिंग दे दो गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो हम कॉमर्स वाले भी सीख जाए। तो दैट इज ऑन द जॉब कोचिंग। जॉब में रहते रहते हमको मालूम पड़ गया यार तो मैं क्यों सीखना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मान लो मेरे को बच्चों का टेस्ट लेना है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू, तो फटाक से बच्चे मैं गूगल फॉर्म बनाना सीख जाऊंगा। अगर तो मैंने 10 क्वेश्चन का एक फॉर्म बनाया, बच्चों को ग्रुप में डाल दिया, बच्चों ने फटाफट उसका आंसर दे दिया, मेरे पास पूरा डेटा आ गया। तो ये इस कोचिंग से मेरा क्या फायदा हो गया कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्किल आ गई। एंड द नेक्स्ट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, ध्यान से समझना दोनों में फर्क क्या है। अप्रेंटिसशिप में क्या हो गया, आपने उसको जॉब दिया, हाफ जॉब है, वो ट्रेन हो रहा है, कुछ सैलरी मिल रही है। इंटर्नशिप में क्या होगा, ऑन द जॉब कोई एक पर्टिकुलर काम जो उस बंदे को नहीं आता है उसको करने के लिए हमने उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा ऑन द जॉब। जैसे मान लो तुम इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, अब तुमको मोटर बाइंडिंग नहीं आती, तो हमारा एक दूसरा ग्रुप है जहां पे बाइंडिंग का काम होता है, तो हमने आपको वहां भेज दिया कि जाओ 6 महीने की इंटर्नशिप करके आओ या 3 महीने की इंटर्नशिप करके आओ, वहां सीख के आओ ये काम। जैसे हम कॉमर्स के बच्चों को क्या करते हैं, कहाँ भेज देते हैं, रिलायंस शॉप भेज देते हैं कि जाओ भैया वहां सीख के आओ। तो वो उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन ध्यान से समझना, लेकिन है वो भी इंटर्नशिप। ऑन द जॉब ट्रेनिंग उस ऑडिटिंग टाइप में, ऑन द जॉब तभी कहलाएगी जब उनको नौकरी वहां मिल गई हो और वो इंटर्नशिप कर रहे हो। जो उन्होंने थ्योरी मतलब पढ़ा है, जैसे अभी आपने डेप्रिसिएशन हाँ, जो तो तुमने उसका पढ़ा है, प्रैक्टिकल, उसी का प्रैक्टिकल तुम करके वो है इंटर्नशिप। तो ये इंटर्नशिप ऑन द जॉब भी होती है, एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन या पढ़ाई के समय भी होती है। तो पढ़ाई के समय वाली भी साइड में कर दो, जॉब करते करते तुमको मुझे वो काम सिखवाना है, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा, मैं तुमको 15 दिन की छुट्टी देता हूँ, जॉब फलाना काम करके आओ, सीख के आओ। दैट इज नोन एज इंटर्नशिप। उस समय क्या हो रहा है, उसको सैलरी पूरी मिल रही है, बट वो जॉब पे अभी है नहीं, वो 15 दिन की ट्रेनिंग पे, तो वह इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी अपने यहाँ सब जगह लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीटर, समझना बात को, इलेक्ट्रिक मीटर कौन से, रिचार्ज वाले। अब उस इलेक्ट्रिक मीटर को कैसे चलाना है, क्या होगा, वो कैसे ऑपरेट होगा, कैसे फिट होगा, ये अभी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ये लोग करने वाले हैं ना उसको, बट दे डोंट नो। तो उनको क्या किया जाएगा,
अगर ये काम ऑलरेडी इंदौर में हो चुका है तो 2 लोगों को सतना से भेजा जाएगा इंदौर कि जाओ 3 दिन सीख के आओ। अब वो जो 3 दिन सीख के आएंगे तो यहाँ पे जो 50 लोग और हैं उन्हीं के जॉब वाले वो उनको सिखाएंगे। तो इट इज नोन एज इंटर्नशिप। कि आप छुट्टी पे गए उनको सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी ना, वो तो काम से ही तो गए ना, छुट्टी पे थोड़ी गए, वो तो काम से गए सीखने। इट इज नोन एज इंटर्नशिप, ठीक है ना। बाकी कल वीजा मिल गया, वो बहुत टाइम वेस्ट किया। सर तेलंगाना का वो है सीएम रेवंत रेड्डी कुछ नाम का है, रेवंत रेड्डी। तो क्या हो गया? नया है तेलंगाना। तो क्या मालूम? मैं एमपी का आदमी, तेलंगाना का तो नहीं जानता। अभी कौन था तेलंगाना का? मैं नहीं जानता। कभी नहीं जानती, कभी नाम नहीं जानती। ये पता है।